हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं अब इस लेक्चर से चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम जैसा कि आपको मालूम है सपोर्ट एंड मूवमेंट है, मगर चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है इरिटेबिलिटी। सवाल ये पैदा होता है ये इरिटेबिलिटी क्या है। एक्चुअली ये कहलाता है इट इज नोन एज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई पूछे कि इरिटेबिलिटी किसको कहते हैं, एक्चुअली इरिटेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस दें, आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्टिवेट करें, वो आपको उसका रिएक्शन दे, वो आपको उसका रिस्पॉन्स दे। इस रिस्पॉन्स देने के मेथड को हम लोग कहते हैं इरिटेबिलिटी। और वो क्यों रिस्पॉन्स देता है, अपने इरिटेबिलिटी को, अपने इरिटेबल रिस्पॉन्स को कम करने के लिए। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इरिटेबिलिटी के बाद टॉपिक, और उसका नाम है मूवमेंट। इरिटेबिलिटी में ये देखिएगा मूवमेंट किसको बोलते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट इज डिफाइंड एज एनी एक्शन टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट रिस्पॉन्स एक्शन को कहते हैं, और वो एक्शन क्यों लिया जाता है, टू रिड्यूस इट्स इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस बाय स्टिमुलस। तो मूवमेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्स एक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो एक्शन का हमेशा एक्चुअली क्यों होता है, वो एक्शन होता है टू रिड्यूस द इरिटेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़रा सुनते जाइएगा, हम आगे पढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट्स के टिश्यूज़। थोड़ा प्लांट्स के टिश्यू से हमें आइडिया होगा कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं। प्लांट्स में एक्चुअल में दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक कहलाते हैं जिसको कहते हैं सिंपल टिश्यू, एक कहलाता है जिसको कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ज़रा सुनिएगा, एक कहलाते हैं प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू, और एक प्लांट में कहलाते हैं, हम उन्हें कहते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। ये डिवाइडिंग टिश्यू हैं और वो परमानेंट टिश्यू हैं। डिवाइडिंग टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 कैटेगरीज में। एक वो डिवाइडिंग टिश्यू जो अपेक्स में पाए जाते हैं, ये रहे, हम इन्हें कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वो इंक्रीज करते हैं लेंथ, वो इंक्रीज करते हैं हाइट ऑफ प्लांट। फिर दूसरे पाए जाते हैं जो इस तरफ है, ये रहे सेंट्रल रीजन में, ये कहलाते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो इंक्रीज करते हैं डायमीटर। परमानेंट टिश्यू फिर फर्दर 2 में डिवाइड है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कहलाता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है कोलेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू। अगर हम बात करें कंपाउंड टिश्यू की, तो वो कंपाउंड टिश्यू फिर 2 में डिवाइड है। एक वो जो प्लांट को सपोर्ट करे, और एक वो जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जो प्लांट में सपोर्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज वुडी टिश्यू। जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं वो 2 तरह के सेल हैं, एक जिसका नाम है जाइलम, एक जिसका नाम है फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है असेंट ऑफ सेप के जरिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसलोकेशन के जरिए। सर ये असेंट ऑफ सेप और ट्रांसलोकेशन क्या है? असेंट ऑफ सेप का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम रूट टू द लीफ, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स।
ये जो जाइलम है ये अंदर से हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये जो फ्लोएम है इसमें छोटे छोटे जाली की तरह स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं सीफ प्लेट्स। ये जो जाइलम है ये डिवाइड है आगे जाइलम पैरेन्काइमल टिश्यू में, ये डिवाइड है आगे वेसल्स में, ये डिवाइड है आगे ट्रेकीट्स में। अगर हम बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम आगे डिवाइड है फ्लोएम पैरेन्काइमल टिश्यू में, फ्लोएम डिवाइड है स्केलेट्स में, फ्लोएम डिवाइड है बेटा किसमें, फाइबर्स में। आगे चलते हैं, जो मेन चीज़ जो इधर पढ़ने वाली वो क्या है कि ये जो पैरेन्काइमल टिश्यू हैं ये पैरेन्काइमल टिश्यू बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ। पैरेन्काइमल टिश्यू को बोलते हैं अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का मतलब होता है वो सेल जो फूड पैदा करे। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब होता है ना इनका कोई ब्रांच है ना इनका कोई सेकेंडरी सेल वॉल है। दूसरी चीज़, ये ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स हर्बिशियस प्लांट के बारे में ये मशहूर है कि दिस प्लांट कंटेन ओनली पैरेन्काइमल टिश्यू। पैरेन्काइमल टिश्यू थिन प्राइमरी सेल वॉल रखते हैं और कोई सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है। ये इनका डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि इनमें प्राइमरी सेल वॉल तो होती है मगर सेकेंडरी नहीं होती। बाकी कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा में सेकेंडरी सेल वॉल होती। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। बीच में बड़ा सा वैक्यूल होगा, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टार्च बनाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनता है और उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को ओवरकम करने के लिए वाटर अंदर आता है। अंदर पैदा होता है टर्गर प्रेशर और टर्गर प्रेशर से दे बिकम टर्जिट। टर्जिट का मतलब है कि द सेल बिकम हार्ड, द सेल बिकम टफ, द सेल बिकम थिक। तो कोई पूछे पैरेन्काइमल सेल कैसे सपोर्ट करते हैं बाय देयर टर्जिडिटी से? इनकी एक डायग्नोस्टिक पॉइंट ये है कि एक थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है और इनकी जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बेटा क्या होती है, वाइड। एक इंटरसेलुलर स्पेस होती है बेटा कंस्ट्रिक्टेड जो इनमें है और इनमें क्या होती है, वाइड। चलते हैं कोलेनकाइमा की तरफ। कोलेनकाइमल टिश्यू दे आर आल्सो प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड आल्सो प्रेजेंट इन पिथ, मगर ज़्यादा कोलेनकाइमल टिश्यू पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में। ये भी सिंपल टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है, दे कैन ग्रो विथ प्लांट ग्रोथ। दूसरी चीज़, इलोंगेटेड सेल है विथ थिक इरेगुलर थिक इन सेल वॉल। इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल जगह जगह से कहीं कहीं पर इरेगुलर रेगुलर तौर पर थिक होती है। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं जो नॉन वुडी प्लांट होते हैं, ओल्डर प्लांट्स और बेटा क्या है, लीव्स। इन्हीं की एक टाइप आती है जिसको कहते हैं पैलिसेड्स सेल्स की लेयर जो लीफ में पाई जाती है। कोलेनकाइमा के बारे में मशहूर है कि इनकी एक तो ये बात है कि इंटरसेलुलर जो स्पेस है उनकी तरह वाइड नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेस इनकी है कंस्ट्रिक्ट, कम है। दूसरी चीज़, ये कैसे सपोर्ट करते हैं? इनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन होता है, इनकी सेल वॉल के अंदर पैक्टिन कंपाउंड्स होते हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है, इनकी सेल वॉल के अंदर हेमीसेल्यूलोज होता है। तो कोलेनकाइमल सेल हेल्प करते हैं बाय देयर थिक सेल वॉल से। बात करते हैं स्केलेनकाइमल टिश्यू की। दे आर सिंपल फंडामेंटल डेड टिश्यूज। ये डेड टिश्यू क्यों होता है? क्योंकि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हो जाती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली थिक, ये थे बेटा इरेगुलर थिक। इनमें भी लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल होती है और ये जो थिक सेल वॉल है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ लिग्निन डिपोजिशन की वजह से साइटोप्लाज्म को खो देती है। आप यूँ समझें, ये रहा प्लांट का सेल, ये रही सेल वॉल और ये रहा सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल है इनकी अंदर की तरफ बेटा डिपोजिशन इतनी होती है कि ये साइटोप्लाज्म को और छोटा करते जाते हैं। ये देखिएगा, और जब साइटोप्लाज्म और छोटा होगा तो बेटा आहिस्ता आहिस्ता वर्निश्ड हो जाएगा। इसी से तो बनते हैं जाइलम फ्लोएम। स्केलेनकाइमा दो तरह का होता है, फाइबर्स और स्केलेट्स। फाइबर्स इलोंगेटेड सेल है, टेपर एंड का मतलब एक एंड दूसरे एंड से मिला हुआ है और बेटा क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग सेल है। अगर हम बात करें स्केलेट्स की तो ये इरेगुलर शेप के होते हैं, ये सिंपल अनब्रांच है। अगर इनमें अनब्रांच सेल होंगे तो वो कौन से कहलाएंगे, स्टोनी सेल्स।
जिनसे बनता है जाइलम वो है ट्रेकिड्स और वेसल्स। जैसा कि लिखा हुआ नजर आ रहा है, ट्रेकिड्स आर ट्यूबुलर हैवी लिग्निफाइड डेड सेल्स, दे आर डेड आफ्टर मेच्योरिटी बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। फिर उसके बाद ये लार्ज हॉलो कैविटीज होती हैं, वही तो कैविटी जहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है फूड की, वाटर और इनऑर्गेनिक साल्ट्स की। इनमें ये जब अरेंज होते हैं तो ये ऐसे अरेंज होते हैं, इनकी ये ट्रांसवर्स बॉर्डर है, ये देखिएगा, ये रही ट्रांसवर्स बॉर्डर, ये रही इनकी ट्रांसवर्स बॉर्डर, जब एक बॉर्डर से दूसरे जाइलम जो है वो अटैच होते हैं। फिर वेसल्स, दे हैव नो ट्रांसवर्स वॉल प्लेस एंड टू एंड। ये जो वेसल है इनकी अरेंजमेंट ऐसे है, दे हैव नो ट्रांसवर्स वॉल, एंड टू एंड अरेंजमेंट है। और ये सेल भी कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में। तो स्केलेटन टिश्यू में फाइबर से स्केलेटन्स आते थे और ट्रैकिड्स और वेसल्स। मेन चीज़ जो पढ़ने वाली है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, और उस सेकेंडरी ग्रोथ को हम लोग कहते हैं कैम्बियम टिश्यू। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ का क्या चक्कर है, ज़रा 1 मिनट के लिए सुनिएगा। ये है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेम, ये स्टेम का अंदर का हिस्सा है। ये स्टेम के सेल हैं जिसका नाम है एपिडर्मिस। ये स्टेम का सेल है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स। ये स्टेम का सेल है जिसका नाम क्या है? पिथ वेस्कुलर बंडल। एक्चुअली इन सेल्स को हम लोग कहते हैं प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू उसको बोलते हैं जो इंक्रीज करते हैं लेंथ, जो इंक्रीज करते हैं हाइट। अब जो इनमें बनेंगे सेल, एक बनेगा कॉर्टेक्स में, ये रहे। इन प्राइमरी के अलावा जो सेल बनेंगे, एक बनेगा कॉर्टेक्स में और एक बनेगा वेस्कुलर बंडल में, ये रहा। जो कॉर्टेक्स में बनेगा हम इससे कहते हैं कॉर कैम्बियम, और जो वेस्कुलर बंडल में बनेगा इसको हम लोग कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ये वही वेस्कुलर कैम्बियम है जिससे आगे बनते हैं सेकेंडरी जाइलम और आगे बनते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। ये रहा, ये कॉर कैम्बियम वो वाले सेल जो कॉर्टेक्स के रीजन में ग्रोथ करें। सर इनको हम सेकेंडरी ग्रोथ क्यों कहते हैं, इनका नाम कैम्बियम क्यों है? बिकॉज दे इंक्रीज द डायमीटर, दे इंक्रीज द girth ऑफ प्लांट बॉडी। अब एक एक करके सुनते जाइएगा। सबसे पहले मैं बताने लगा हूं आपको कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम को किस तरह से डिफाइन करते हैं ज़रा सुनिएगा। एक्चुअली क्या है कि ये रहा कॉर कैम्बियम के अंदर के सेल, ये इनके बाउंड्री वॉल के सेल कहलाते हैं। ये रहे कॉर कैम्बियम के अंदर के सेल। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इन सेल को हम लोग कहते हैं दिस सेल्स आर नोन एज फेलोजिन। इनमें से कुछ सेल ग्रोथ करते करते टूवर्ड्स एपिडर्मिस की तरफ आ जाते हैं। ये देखिएगा, जो टूवर्ड्स एपिडर्मिस की तरफ आते हैं वो बनते हैं फेलम, और ये एपिडर्मिस में यहाँ पर छोटे सुराख कर देते हैं, और इन सुराख को हम लोग कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स आर द मल्टीपल एक्सटर्नल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम, जहाँ से ना सिर्फ ट्रांसपायरेशन होती, जहाँ से होती है, ज़रा मुझे पढ़ के बताइएगा, रेस्पिरेशन। फिर इसमें से कुछ सेल ग्रोथ करते करते अंदर की तरफ आ जाते हैं। ये देखिएगा, इनमें से कुछ सेल ग्रोथ करते करते अंदर की तरफ आते हैं। ये जो अंदर की तरफ सेल आते हैं इनको मिलाकर हम लोग कहते हैं फेलोडम, और ये सारे सेल कहलाते हैं कॉर्क सेल। तो बहुत आसान है इनको याद करना। जो सेल बाउंड्री वॉल पे हैं ये रहे, उनका नाम है फेलोजिन। जो सेल बाउंड्री वॉल पे हैं उनका नाम फेलोजिन। जो ग्रोथ करते करते बाहर आ गए उनका नाम फेलम। जो ग्रोथ करते करते अंदर आ गए उसका नाम क्या बेटा? फेलोडम। और ये सारे के सारे कॉर कैम्बियम कहलाते हैं। कॉर कैम्बियम के बाद दूसरा आता है जिसका नाम है वेस्कुलर कैम्बियम। ज़रा सुनिएगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम का क्या चक्कर है। ये रहा स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन,
और स्ट्रैम के ट्रांसफर सेक्शन में यहाँ पर आपको एक रिंग मिलेगी, ये रिंग, जिसका नाम है वेस्कुलर रिंग। इस रिंग की खास निशानी यह है कि अंदर होगा जाइलम और बाहर आपको मिलेंगे फ्लोएम। ये रहे, इस रिंग वाले सेल को कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम। अब मैं आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ, ये देखिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर, अब इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा जाइलम और फ्लोएम। ये ऐसे स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ आपको मिलेगा जाइलम और बाहर की तरफ आपको मिलेगा फ्लोएम। एक्चुअली ये अभी कहलाते हैं प्राइमरी टिश्यू, जिसमें अंदर जाइलम और फ्लोएम है। मेन चीज़ ये वेस्कुलर कैम्बियम टिश्यू है, ये वाले जो अपनी ग्रोथ करते हैं, जो अपने डिवीजन करते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में ये होगा कि ये ग्रोथ करके 2 मंजिला जाइलम बना लेंगे, ये ग्रोथ करके 2 मंजिला फ्लोएम बना देंगे। कैसे? जो पहले जाइलम था उसका नाम होगा प्राइमरी जाइलम, जो अभी बना उसका नाम सेकेंडरी जाइलम। जो पहले था प्राइमरी फ्लोएम, जो अभी बना उसका नाम सेकेंडरी फ्लोएम। ये रहा। फिर इसमें फिर दोबारा ग्रोथ होगी ऐसे, और अब की दफ़ा बेटा 3 लेयर बन जाएंगी जाइलम की। जो सबसे पहले था उसका नाम प्राइमरी जाइलम, फिर ओल्ड सेकेंडरी जाइलम, और ये कहलाता है न्यू सेकेंडरी जाइलम। ज़रा इधर देखिएगा, इधर भी 3 लेयर बन जाएंगी, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। सर ये 3 लेयर कैसे बनी? ये कहलाता है प्राइमरी फ्लोएम, ये कहलाता है ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम और ये न्यू सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस तरह से जाइलम की और फ्लोएम की ग्रोथ होती रहेगी और इस तरह से ही बढ़ते रहेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि फेलोडम अंदर की तरफ ग्रोथ करेंगे, वो अंदर की तरफ ग्रोथ करके इनके दरमियान आ जाते हैं। ये रे बेटा, पहले था फेसिकुलर कैम्बियम, ये मिलकर बन जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज नोन एज वेस्कुलर रिंग वेस्कुलर टिश्यू। तो इस तरह से ग्रोथ होती है। देखिएगा, जाइलम फ्लोएम, फिर प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, इधर प्राइमरी फ्लोएम, इधर और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, इधर न्यू सेकेंडरी जाइलम, इधर न्यू सेकेंडरी फ्लोएम। आस्ता आस्ता ये डायमीटर बढ़ाएंगे। अगर हम इनको देखें तो सेकेंडरी जाइलम के कुछ सेल बनते हैं, ये रहे। सेकेंडरी जाइलम के सेल ग्रोथ करते हैं, सेकेंडरी जाइलम के सेल आगे डिवीज़न करते हैं, और वो इस तरह से डिवीज़न करते हैं कि ये जो सेल मर गए इसके ऊपर नए सेल आएंगे। और एक्चुअली होता ये है कि अगर एनिमल की बॉडी में सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो लीवर से, वो किडनी से, वो इंटेस्टाइन से बाहर निकलते हैं। इसमें बाहर निकलने का कोई सिस्टम नहीं है, तो बाहर वाले कहलाते हैं आउटर रिंग के सेल, ये आउटर सेल। और ये सेल अभी लिविंग है, ये सेल फंक्शन परफॉर्म करेंगे और हम इनको कहते हैं सेपवुड सेल। ये जो अंदर वाले हैं ये कहलाते हैं सेंट्रल जोन के सेल। सेंट्रल जोन के सेल डेड टिश्यू हैं और ये अभी सेल कहलाते हैं नॉन फंक्शनल, तो हम इनको कहते हैं वो सेपवुड। तो ये वाले सेल कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज हार्डवुड। फिर इसी सेकेंडरी जाइलम में बनती हैं जिनको हम लोग कहते हैं एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स कैसे बनते हैं ये देखिएगा बेटा, ये रहा एक रिंग का स्ट्रक्चर। इनर में 6 मंथ में जाइलम की रिंग बनती है, ये रिंग। फिर अगले 6 मंथ में स्मॉलर डायमीटर की रिंग बनती है, ये रिंग। फिर
ये देखिएगा, ये रहा स्ट्रक्चर, ये देखिएगा, एक बड़ी रिंग, एक छोटी रिंग, एक बड़ी रिंग, एक छोटी रिंग, इस तरह से एक बड़ी रिंग, एक छोटी रिंग, एक बड़ी रिंग, एक छोटी रिंग। एक्चुअली ये एनुअल रिंग्स क्यों बनती हैं? समर सीजन में, या आप कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग जाइलम की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो समर सीजन में जो इनर सेल, जो समर सीजन में जो आउटर सेल हैं, उनमें लार्ज ल्यूमेन वाले सेल बनते हैं, और इन सेल्स को हम लोग कहते हैं ये बने थे समर में लार्ज वॉल्यूम वाले। फिर दूसरे होते हैं जो बनते हैं हॉट इन्वायरमेंट में, जो बनते हैं आप कह सकते हैं ऑटम में। उनमें जो इनर वाले सेल हैं उनका स्मॉलर ल्यूमेन होता है, ये रहा। तो यहाँ रखना, एनुअल रिंग्स कैसे बनती है, 6 मंथ बनते हैं सेल। होता एक्चुअली क्या है, एक मिनट, कोल्ड इन्वायरमेंट में या ऑटम में होता कुछ यूँ है कि कोल्ड इन्वायरमेंट में जो जाइलम है उसकी ग्रोथ लेस होती है, कम होती है। तो जब कम होती है तो स्मॉलर ल्यूमेन वाले बनेंगे, और समर में इनकी ग्रोथ लार्ज होती है, तो इसलिए इनका लार्ज ल्यूमेन बनता है। फिर इसमें एक चीज़ और आती है, सबरिन। सबरिन किसको कहते हैं? सबरिन कहते हैं लिपिड रिच कवरिंग को, जिसने कवर किया होता है पित्त को, जिसने कवर किया होता है वेस्कुलर बंडल को। और ये वो वेस्कुलर बंडल है जहाँ पर हम रेजिस्ट करते हैं कि वाटर की ट्रांसपोर्ट कम से कम हो। तो एनुअल रिंग्स वो रिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से हम एज ऑफ ट्री मालूम करते हैं। एज ऑफ ट्री कैसे मालूम करते हैं? 6 मंथ बनती है समर की, और बाकी जो 6 मंथ है वो बनती है ड्यूरिंग कोल्ड या ऑटम की। फिर प्लांट्स की मूवमेंट मैंने आपको बताया, इट इज़ डिफाइंड एज एनी एक्शन टेकिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिड्यूस इट्स इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस बाय स्टिमुलस। इस जुमले का मतलब ये है कि अगर आप किसी को स्टिमुलस देंगे, अगर आप किसी को इरिटेबल करेंगे, तो वो आपको उसके रिस्पांस में मूवमेंट करके दिखाएगा या उसके रिस्पांस में रिएक्शन करके दिखाएगा। प्लांट्स में 2 मूवमेंट है, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक मूवमेंट वो है जिसमें स्टिमुलस आता है इंटरनल, पैराटोनिक मूवमेंट वो है जिसमें स्टिमुलस आता है एक्सटर्नल, और ये कहलाती है इंड्यूस। अब जरा सुनिएगा, ये रहा ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट फर्दर 2 में डिवाइड है, एक जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन, और एक जिसका नाम है नास्टिक मूवमेंट। सर ये न्यूट्रिशन क्या है? ये मूवमेंट की होती है बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर स्टेम ग्रोथ। स्टेम की ग्रोथ जो इर्रेगुलर होती है, और इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं जिगजैग। यानी ये देखिएगा, अगर आप उधर धागा बांध के रखेंगे तो मूवमेंट इस तरह से होगी। ये देखिएगा, राइट की तरफ मूवमेंट, फिर लेफ्ट की तरफ मूवमेंट, फिर राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, साथ में मूवमेंट भी होती जा रही है और साथ में ग्रोथ भी होती जा रही है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सर्कमन्यूटेशन मूवमेंट। और ये जब पेटल्स की, जब लीफ फोल्ड होने से जो है बेटा, ये जब लीफ या ये जो पेटल्स है इनकी मूवमेंट होती है फंस में, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। नास्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये जो नास्टिक मूवमेंट है ये डिवाइड है। मैं आपको नास्टिक मूवमेंट यहाँ बताता हूँ कि नास्टिक मूवमेंट में किस तरह से ग्रोथ होती है। एक्चुअली नास्टिक मूवमेंट कुछ इस तरह से है कि ये है स्टेम। स्टेम के 2 पार्ट्स हैं। ये रहा नोड, नोड के ऊपर पैरेन्काइमल सेल होते हैं, ये रहे। अगर ऐसी कंडीशन जिसमें अपर रीजन के सेल लोअर रीजन से ग्रोथ कर गए जल्दी, तो ये नोड आगे जाकर बना लेगी लीफ, ये रहा।
तो सर नोड लीफ में कब कन्वर्ट होता है? नोड लीफ में उस टाइम कन्वर्ट होता है जब अपर वाले की सेल की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसको हम एपिनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। एक नीचे वाले सेल की अगर ग्रोथ ज़्यादा हो तो दे आर रिमेन्स डॉर्मेंट। ये जो नोड है ये डॉर्मेंट रहेगा एंड इट डज नॉट बी कन्वर्ट इनटू लीफ, क्योंकि लोअर सेल की ग्रोथ अपर सेल से ज़्यादा होती है और इसको हम लोग कहते हैं हाइपोनेस्टिक मूवमेंट। तो एक होती है एपिनेस्टिक मूवमेंट जिसमें नोड लीफ में कन्वर्ट होता है, एक होती है हाइपोनेस्टिक मूवमेंट जिसमें नीचे वाले पार्ट की ग्रोथ ऊपर वाले पार्ट से बेटा क्या है ज़्यादा होती है। लोअर सेल की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू अपर सेल। फिर नेस्टिक मूवमेंट में अभी मैंने आपको बताया एपिनेस्टिक मूवमेंट है और हाइपोनेस्टिक मूवमेंट है। लोकोमोटिव मूवमेंट इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है साइक्लोसिस। ये देखें, ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, इनके दरमियान साइटोप्लाज्म मूव करता है। ये रहा, जब साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट सब मूव करेगा। तो लोकोमोटिव मूवमेंट जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनेल मूव करे उसको हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस। सर ये टर्गर मूवमेंट क्या है? टर्गर मूवमेंट का मतलब होता है, ज़रा एक मिनट नोट कीजिएगा, ये रहा लीफ और लीफ की बेस में सेल होते हैं और इन सेल्स को हम लोग कहते हैं पैरेन्काइमल टिश्यू। इन पैरेन्काइमल टिश्यू ने लीफ को सीधा खड़ा किया हुआ है बाय देयर टर्जिडिटी। ये लीफ की पोजीशन है जब पैरेन्काइमल टिश्यू टर्जिट होते हैं। अब कोई ऐसा इंटरनल स्टिमुलस आया कि जिसकी वजह से इनकी टर्जिडिटी लॉस हो गई तो ये लीफ इस तरह से बन जाएंगे, ये रे। तो याद रखना ये मूवमेंट लीफ की नहीं है, ये मूवमेंट किसकी है बताना बेटा? नोड की। जिसकी टर्जिडिटी हो तो लीफ इरेक्ट पोजीशन में होगा, टर्जिडिटी लॉस हो जाए तो लीफ वर्टिकल पोजीशन में होगा। तो ये कौन से प्लांट में होता है? ये पल्मिनस प्लांट में होता है। फिर है पैराटोनिक मूवमेंट, इंड्यूस मूवमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलस। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है वो मूवमेंट जो ड्यू टू लाइट का हो। आपको अंदाज़ा होगा कि जो स्टेम की जो अपराइट ग्रोथ होती है वो टूवर्ड्स सनलाइट होती है। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है द मूवमेंट टूवर्ड्स द अर्थ, और ये जो अर्थ की मूवमेंट है ये रूट्स की ग्रोथ जो है वो बताती है। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब होता है द ग्रोथ ड्यू टू केमिकल्स, और अगर आपने पढ़ना है तो जो पोलन ग्रेन है ब्रायोफाइट के हों के ट्रेक्योफाइट्स के, उनको अट्रैक्ट किया जाता है मैलिक एसिड के ज़रिए, उनको अट्रैक्ट किया जाता है कैन शुगर के ज़रिए। अगर हम हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करते हैं तो वो मूवमेंट जो रूट हेयर्स में होती है टूवर्ड्स द वाटर उसको कहते हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब प्लांट टच करता है ऑब्जेक्ट को तो वो कर्ल हो जाता है, और इस कॉइल होने की मूवमेंट का नाम क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर आप फोटोनेस्टिक मूवमेंट की बात करते हैं ड्यू टू लाइट, तो आपने पढ़ा होगा एक प्लांट ऑक्सालिस प्लांट। ऑक्सालिस प्लांट डे में अपने फ्लावर ओपन करता है, वेयर एज निकोशिया प्लांट जो है वो नाइट में अपने फ्लावर ओपन करता है। थर्मोनेस्टिक मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है ड्यू टू हीट एरा, और वो थर्मोनेस्टिक मूवमेंट असल में होती है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट में। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट में ये चक्कर है कि अगर ज़्यादा होगी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो प्लांट कॉइल हो जाएंगे। अगर हम नाइट्रिक नेस्टिक की बात करें तो ये बीन फैमिली की होती है। ये सारे प्लांट ऐसे अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं जैसे ये रात में सो रहे हैं। नाइट्रिक नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे प्लांट स्लीपिंग मूवमेंट कर रहे हैं। हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट किसको कहते हैं? ये हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट टच करे प्लांट को
उसको कहते हैं हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। इधर प्लांट टच करे ऑब्जेक्ट को। सर इसकी कोई एग्जांपल, बिल्कुल एक एग्जांपल है कार्निवोरस प्लांट। ये वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं और इंसेक्ट्स खुद अट्रैक्ट होते हैं। पिक्चर प्लांट, सनड्यू प्लांट। फिर नंबर 5 एक और मूवमेंट है जिसका नाम है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सिस्मो का मतलब होता है जलजला आना, सिस्मो का मतलब होता है जर्की मूवमेंट्स। अगर हम हाथ लगाएंगे प्लांट को जिसका नाम है टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम अगर हाथ लगाएंगे तो ये रे प्लांट, अगर आप इन टच मी नॉट प्लांट को, छुई मुई के पौधे को हाथ लगाएंगे तो एक्सटर्नल तौर पर आपके हाथ के केमिकल्स या आपके हाथ की गर्मी इन प्लांट को मुरझा देगी, ये प्लांट फोल्ड कर जाएंगे। तो ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जर्की मूवमेंट। वो फ़ौरन रैपिड तौर पर प्लांट आपके हाथ का या किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या देंगे, रिस्पॉन्स। तो इस तरह से हम लोग ने सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स पढ़नी है। ये देखिएगा प्लांट टिश्यू दो तरह के, परमानेंट डिवाइडिंग, फिर सिंपल कंपाउंड। ये रहा सिंपल पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। एक एक लफ्ज़ बुक से लिखकर बताया और इनको समझाया। पैरेन्काइमा सपोर्ट करते हैं टर्गर प्रेशर से, कॉलेन्काइमा सपोर्ट करते हैं इरेगुलर सेल वॉल से, और स्केलेन्काइमा दे आर डेड आफ्टर मैच्योरिटी। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये सेल डेड हो जाते हैं। ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। और अगर हम बात करें स्टेम की तो स्टेम में ये जो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पित्त के सेल हैं ये प्राइमरी टिश्यू लेंथ बढ़ाते हैं, और ये जो कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम है ये डायमीटर बढ़ाते हैं। कॉर कैम्बियम 3 में डिवाइड है। ये देखिएगा बीच वाला फेलोजिन, बाहर की तरफ ग्रोथ होगी तो उसका नाम फैलम, अंदर की तरफ ग्रोथ होगी तो फैलोडम, मिलकर ये कॉर्क बनाते हैं। बाहर की तरफ ग्रोथ होने से जो सुराग बनता है उसका नाम क्या है, लेंटिसेल्स। ये वही लेंटिसेल्स है जहाँ से स्टेम रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन करती। ये देखिएगा ये रहा वेस्कुलर कैम्बियम। अब जाइलम फ्लोएम प्राइमरी है और अब उनके बाद स्टार्ट हो जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। ये देखिएगा प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। फिर जब और ग्रोथ होती है प्राइमरी जाइलम, ओल्ड सेकेंडरी जाइलम, न्यू सेकेंडरी जाइलम, इसी तरह से फ्लोएम है। प्लांट मूवमेंट ऑटोनोमिक, पैराटोनिक। ऑटोनोमिक का मतलब इंटरनल स्टिमुलस, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। ये क्यों होती है? ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ, अनइक्वल मूवमेंट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब वो मूवमेंट करे जिगजैग अराउंड देयर एक्सिस। नास्टिक, एपिनास्टिक और हाइपोनास्टिक, ये लीफ का मैंने आपको बताया। ऊपर वाला पार्ट ग्रोथ करे तो एपिनास्टिक, नीचे वाला करे तो हाइपोनास्टिक। फिर लोकोमोटिव मूवमेंट में साइक्लोसिस की मूवमेंट है, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है। टर्गर मूवमेंट जो है वो लीफ की नहीं होती, ये मूवमेंट एक्चुअली ये है मूवमेंट ऑफ पेट्यूल। जब लॉस हो जाएगा टर्गर प्रेशर तो वो ऐसे हो जाएंगे, जब टर्गर प्रेशर कायम होगा तो वो इरेक्ट होंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट जिसकी डायरेक्शन है, नेस्टिक जो जिसकी डायरेक्शन नहीं। फोटोट्रॉपिक, स्टेम मूव करता है ऊपर की तरफ। ये देखिएगा ये रहा प्लांट। अब आप मुझे बताइएगा प्लांट की ग्रोथ स्टेम की ऊपर की तरफ होती है फोटोट्रॉपिज्म की वजह से, रूट की नीचे होती है जियोट्रॉपिज्म की वजह से। ये जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है ये हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में, फंस में कि मैलिक एसिड कैन शुगर निकलता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म ड्यू टू वाटर, और थिग्मोट्रॉपिज्म प्लांट टच ऑब्जेक्ट। इधर क्या है, ऑब्जेक्ट टच प्लांट, हेप्टोनेस्टिक। दोनों की दोनों मूवमेंट जो है वो कौन सी मूवमेंट है? हमने पहले पढ़ा था सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, अब हम पढ़ते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल। और आज का मेरा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी में जो मस्कुलर सिस्टम है, जो मसल्स हैं, उनको हम लोग कहते हैं दीज आर हाईली वेस्कुलराइज्ड muscular systems means muscles are highly vascularized red fleshy connective tissue। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और उस रेड कलर के रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम लोग कहते हैं मायोग्लोबिन। दुनिया में
ये रिसर्च में मालूम हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की ग्रेटेस्ट अमाउंट है, वो पाई जाती है मसल्स में। मसल्स अगर हम बात करें तो ह्यूमन के बॉडी का मोर देन 50% वेट, ग्रेटर देन 50% वेट ड्यू टू बेटा किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से। तो मसल्स में दुनिया में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सारे सेल में, और ये ह्यूमन बॉडी में 50% से ज़्यादा वेट है। मेल और फीमेल में मसल्स का सेम रेट, सेम रेशो है। अगर हम थोड़ा सा अपनी बात आगे लेके जाएं तो मस्कुलर सिस्टम के हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स। मस्कुलर सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, एक जिसको कहते हैं स्केलेटल मसल्स, एक जिसको कहते हैं स्मूथ मसल्स, एक जिसको कहते हैं हम कार्डियक मसल्स। ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़रा आप सुनिएगा। जो स्केलेटल मसल्स हैं, दे ऑल आर वॉलेंट्री इन नेचर बिकॉज दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये दे ऑल आर स्ट्राइटेड इन नेचर। इनमें आपको मिलेंगे लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, जिसको हम नाम देते हैं स्ट्राइशंस का। फिर तीसरी बात, ये मसल्स, दिस मसल्स आर अटैच विथ बोन्स, विथ स्केलेटन। थोड़ा सा आगे चलें तो हम पढ़ेंगे फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स कुछ यूं हैं, ये रहा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स कुछ यूं हैं कि हमने यूं समझ लीजिए कि एक आर्म का हिस्सा लिया, ये आर्म, और ये कहलाता है फोर आर्म, ये कहलाता है आर्म, और इसको कहते हैं फोर आर्म। आर्म में से एक पार्ट हम निकालें, एक्चुअली ये मैंने स्ट्रक्चर लिया है फ्रॉम द अपर लिम्ब। इसमें से इतना सा अगर हम हिस्सा काटें तो हम उसे कहते हैं मसल्स बंडल, या इसका दूसरा नाम है मसल्स फैसिकुलस। मसल्स बंडल इस तरह से होता है, ये रहा। मसल्स बंडल के अंदर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। एक्चुअली ये इस मसल्स बंडल को पढ़ने का बेहतरीन तरीका है कि अगर आप इसका ले लीजिए क्रॉस सेक्शन, आप इसका ले लीजिए ट्रांसफर सेक्शन। मसल्स बंडल का ट्रांसफर सेक्शन कुछ इस तरह से होगा। इनके अंदर ऊपर वाली लेयर, फिर इनके अंदर उसके अंदर वाली लेयर, फिर इसके अंदर उसके अंदर वाली लेयर, इस तरह से। ये मसल्स बंडल के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम, ये कहलाता है एपीमाइसियम, हम इसको फिर कहते हैं एंडोमाइसियम। और इस एंडोमाइसियम के अंदर आपको मिलेंगे मसल्स फाइबर। एक काम करते हैं, इसमें से एक मसल्स फाइबर निकालते हैं, तो एक मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये रहा।
दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। तो ये था अपर लिम्ब, आर्म, ये मसल्स बंडल, ये मसल्स बंडल का क्रॉस सेक्शन, फिर हमने ये स्ट्रक्चर निकाला, इसको हम लोग कहते हैं मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर के अंदर भी छोटे छोटे और फाइबर्स होते हैं। जब हमने इनको बाहर निकाला तो वो कुछ इस तरह से थे, इनमें था लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरह से लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरह से। तो मसल्स फाइबर के अंदर थे जिसको हम लोग कहते हैं मायोफिब्रिल्स, और इस मायोफिब्रिल्स में आपको मिलेंगे जिनको हम लोग कहते हैं स्ट्राइशंस। ये जो मायोफिब्रिल है ये खुद किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है मायोफिलामेंट से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स, एक मायोफिलामेंट जिसको हम लोग कहते हैं मायोसिन, एक मायोफिलामेंट जिसका नाम है एक्टिन। जो एक्टिन है वो थिन है और वो स्लाइड करता है, जो मायोसिन है वो थिक है और वो अपनी जगह पर स्टैटिक पोजीशन में है। अगर हम देखें अरेंजमेंट इनकी, तो इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी। ये होता है एक्टिन, ये कहलाता है एक्टिन, और एक्टिन के बाद नेक्स्ट आता है, हम इसे कहते हैं मायोसिन। ये रहा एक्टिन और ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज मायोसिन। अगर आप इसको वर्टिकल देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इधर 1 2 3 4 लेयर हैं एक्टिन की। अगर आप इसको वर्टिकल देखें, सिर्फ इस एरिया को फोकस करें तो 4 मायोसिन 4 एक्टिन, इसको फोकस करें तो 4 एक्टिन, इसको फोकस करें 4 एक्टिन और मायोसिन, तो रेशियो बनता है 4:8:4:8:4 का, इस तरह से। एक्चुअली ये किस तरह से है ज़रा 1 मिनट नोट कीजिएगा। जो 4 वाला है चूँकि उसमें कम है तो वो कहलाता है लाइट बैंड, जो जिसमें एक्टिन मायोसिन चारों मिलके हैं वो कहलाता है डार्क बैंड। इसको कहते हैं लाइट बैंड, इसको कहते हैं डार्क बैंड, और ये कहलाता है लाइट बैंड। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। लाइट बैंड के ऊपर लाइट जब आती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, इसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर लाइट की, और इस लाइट बैंड से फिर बना आइसोट्रॉपिक आई बैंड। तो याद रखिएगा लाइट बैंड को हम लोग कहते हैं लाइट बैंड कॉल्ड एज आई बैंड। और ये देखिएगा ये रहा डार्क बैंड। डार्क बैंड में लाइट आकर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये कहलाता है एन आइसोट्रॉपिक, और इसका फिर नाम कहलाता है ए बैंड। तो ये कहलाता है फिर आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड। आई का मतलब होता है लाइट, क्योंकि इसमें एक्टिन कम है, ए में 8 है तो वो कहलाता है डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। आप एक बात नोट कीजिए कि इस ए बैंड के बिल्कुल बीच में, ये रहा, इस ए बैंड के बिल्कुल बीच में आपको मिलेगा मायोसिन। सिर्फ यहाँ पर एक्टिन नहीं है, एक्टिन का गैप है, तो इसको कहते हैं हम एच जोन। तो कोई पूछे आपसे एच जोन कौन सा है, तो एच जोन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए बैंड। जो डार्क बैंड है वो ए बैंड है, ये रहा, ये जो डार्क बैंड है ये ए बैंड है, और जो लाइट बैंड है वो आई बैंड, ए बैंड के बीच में होता है एच जोन, और ये रहा एच जोन। और अगर हम इसको देखें तो इसके बिल्कुल बीच में एक लाइन आती है सेंट्रल एक्सिस,
जिसका नाम है जेड लाइन। ये ना, तो कोई आपसे पूछे जेड लाइन क्या है, तो जेड लाइन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एच जोन, और दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, एक्चुअली हम इसे कहते हैं सार्कोमेयर। इसके प्लाज्म का नाम है सार्कोप्लाज्म, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सार्कोलीमा। तो ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनता है। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। ये जो पूरा का पूरा इनका कंपार्टमेंट है वो कहलाता है एम मेम्ब्रेन। एम मेम्ब्रेन इन मसल्स को डिवाइड करता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में। आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब हम अगला प्रोसेस पढ़ेंगे, और वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले आपको चाहिए एनर्जी एटीपी, और वो एनर्जी आती है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको इसके लिए नंबर 2 चाहिए कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं, ये रहा। और नंबर 3 इसके लिए चाहिए नर्व इम्पल्स, एंड दिस नर्व इम्पल्स कम फ्रॉम न्यूरॉन। ये रहा न्यूरॉन का शेप, ये रहा न्यूरॉन, ये रहा न्यूरॉन के ऊपर स्ट्रक्चर इस तरह से। ये वाला पार्ट न्यूरॉन का कहलाता है, हम इसे कहते हैं सेल बॉडी। इस वाले पार्ट का नाम है डेंड्राइट। न्यूरॉन का ये पार्ट कहलाता है एक्सॉन। इसको कहते हैं टर्मिनल बटन्स, टर्मिनल नोब्स। अब याद रखिएगा कि जो डेंड्राइट है वो रिसीव करता है मैसेज, एक्सॉन आगे कन्वे करता है, और टर्मिनल बटन से न्यूरॉन का मैसेज आगे ट्रांसफ़र होता है, और जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरॉन के अंदर जो नर्व इम्पल्स है, न्यूरॉन के अंदर जो नर्व सिग्नल हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एक कहलाता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन वो है जो सामने वाले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दे, और उसमें एक और भी आता है डोपामिन। डोपामिन उसको बोलते हैं जो इनहिबिट कर दे। तो न्यूरॉन के अंदर 2 तरह के मैसेज होते हैं, या तो एक्टिवेट करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए। अब ज़रा देखिएगा, ये है मसल्स, ये रहा। इस मसल्स के अंदर आपको मिलेंगे चैम्बर्स, ये रहे। ये रहा एक्टिन, ये रहा एक्टिन, और एक्टिन के साथ आपको मिलेगा ये मायोसिन, ये रहा मायोसिन। इसके ऊपर होता है न्यूरॉन, ये रहा। न्यूरॉन के बाद यहाँ पर होते हैं रिसेप्टर्स एक्चुअली, और यहाँ पर पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होता ये है कि ये न्यूरॉन
अपने अंदर से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है और वो नर्व इम्पल्स एसिटाइलकोलिन की फॉर्म में निकलकर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर से अटैच हो जाती है। तो ये देखिएगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकला और वो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे जाकर अटैच हो गया। जैसे ही एसिटाइलकोलिन अटैच होता है मसल्स पे, मसल्स हो जाते हैं एक्टिव। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से कैल्शियम आयन को निकालेगा और वो कैल्शियम आयन इधर जाकर अटैच होगा। अब ये कहाँ जाकर अटैच होगा, इसको अगर आपने देखना है तो ये देखिएगा, ये रहा एक्टिन, ये रहा एक्टिन। इस तरह से एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं, ये रहा एक्टिन और इसको कहते हैं, ये रहा मायोसिन। ये रहा एक्टिन और ये कहलाता है मायोसिन। और इनमें एक्टिनोमायोसिन ब्रिज होता है, ये रहा। अब होता यूं है कि इस एक्टिनोमायोसिन ब्रिज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ये रही, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन को ट्रोपोमाइसिन क्यों बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन में आपको नीचे मायोसिन मिलेगा, ऊपर ये मिलेगा जिसका नाम है ट्रोपोनिन। इसके अंदर ट्रोपोमाइसिन के अंदर ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन का इस तरह से कंडीशन होती है C और I। C का मतलब होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम, I का मतलब होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ, फॉर द I मीन इनहिबिशन। अब इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि ऊपर C नीचे I, ऊपर C पोर्शन नीचे I, ऊपर C पोर्शन नीचे I। अब होता यूँ है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन आता है, बस ये कैल्शियम से एक दफ़ा अटैच हो जाए तो ये आगे जाकर रोटेट हो जाएगा। रोटेट इस तरीके से कि कैल्शियम नीचे चला जाएगा, आई का मतलब इनहिबिशन ऊपर हो जाएगा। बस ये रोटेट होना था, इस पे कैल्शियम का अटैच होना था कि ये ट्रोपोमाइसिन ब्रिज नीचे हो जाएगा। जब नीचे होगा तो एक्टिनोमायोसिन जो है वो ब्रिज बन जाएगा। इस एक्टिनोमायोसिन ब्रिज से मायोसिन 2 एक्टिन को एक दूसरे के करीब ले आएंगे ताकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। तो ज़रा देखिएगा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। ये होते हैं न्यूरॉन के सेल। न्यूरॉन के सेल अपने अंदर से निकालते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स से निकलता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जाकर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर में अटैच होता है। एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर है उससे मसल्स एक्टिवेट हो जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से कैल्शियम आयन को निकालेंगे। जब कैल्शियम आयन को अपने अंदर से निकालेंगे एक्टिवेट होने के बाद, तो वो कैल्शियम आयन जाकर अटैच होगा C पार्ट ऑफ ट्रोपोनिन से। ये रहा C पार्ट ऑफ ट्रोपोनिन। इसकी वजह से जो ट्रोपोनिन है वो हो जाएगा रोटेट। बस ट्रोपोनिन रोटेट होना था कि ट्रोपोमाइसिन अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ट्रोपोमाइसिन नीचे हो जाएगा। ट्रोपोमाइसिन का नीचे होना है कि एक्टिनोमायोसिन का ब्रिज बन जाएगा, और ये एक्टिनोमायोसिन का जो ब्रिज है ये एक्टिन को स्लाइड कराएगा ओवर द मायोसिन, और इस तरह से फिर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ रखिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा, वो जाकर ट्रोपोनिन से अटैच होगा। ट्रोपोनिन इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन नीचे हो जाएगा, एक्टिनोमायोसिन का ब्रिज बन जाएगा और एक्टिन फिलामेंट मायोसिन से अटैच हो जाएंगे। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से ये होता है कि जो H जोन है दे बिकम, ये क्या लिखा हुआ है, डिसअपियर। H जोन डिसअपियर हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, तो इस अकॉर्डिंग टू द स्मूथ मसल्स
they all are involuntary in nature. इनवॉलेंट्री नेचर का मतलब इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स आर अनस्टेटेड। अनस्टेटेड का मतलब होता है दे आर विथआउट एनी लाइट एंड डार्क बैंड। इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं होता। तीसरी चीज़, smooth muscles are found in body hollow organs. स्मूथ मसल्स हॉलो ऑर्गन से अटैच हैं। अब ज़रा देखते जाइएगा ये किस तरह से है। अगर हम पढ़ें स्मूथ मसल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर स्मूथ मसल्स कुछ इस तरह से हैं कि इनके अंदर हम मानते हैं कि लाइट बैंड डार्क बैंड नहीं होता, मगर इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है और उनके दरमियान ब्रिज भी होता है, जिसकी वजह से एक्टिन स्लाइड करता है ओवर मायोसिन। और इधर भी सेम स्केलेटल मसल्स की तरह मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ज़रा देखिएगा कैसे। ये रहा एक्टिन, इधर होता है एक्टिनो मायोसिन पुली की तरह स्ट्रक्चर। ये रहा मायोसिन, और वो मायोसिन फिर एक्टिनो मायोसिन की ब्रिज से अटैच है। ये रहा एक्टिन और ये रहा एक्टिनो मायोसिन ब्रिज। तो ये मसल्स आपस में ऐसे अरेंज होते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं ये पुली की तरह अरेंज है ऐसे। तो ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है एक्टिन और ये ग्रीन वाला कहलाता है मायोसिन। एक्टिन मायोसिन पुली से एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर देखिएगा ये होता है एक्टिन और इसके साथ अटैच होता है मायोसिन, ये रहा। और इस एक्टिनो मायोसिन के दरमियान एक्टिनो मायोसिन ब्रिज होता है। ये रहा एक्टिन और ये कहलाता है मायोसिन। अगर हम बात करें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स, तो अगर स्मूथ मसल्स जीआईटी में होगा, जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर स्मूथ मसल्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होगा तो वो अपने अंदर से निकालेगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट। आप सारे स्टूडेंट्स को मालूम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब होता है द वेव ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ हम फोर्सफुल तरीके से भेजते हैं फ्रॉम माउथ टू एनस। अगर हम बात करें सीवीएस की, सीवीएस का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स जो है वो कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर। और वो ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है, आप सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि इनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और जो रिलैक्सेशन करते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो तीसरा फंक्शन इसका यूट्रस में है। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिसकी वजह से डिलीवर ऑफ बेबी होता है। अगर हम थोड़ा और आगे पढ़ें इनके बारे में तो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं गाल ब्लैडर में, जो अपनी अपनी सिक्रीशन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये स्मूथ मसल्स के मुख्तलिफ फंक्शन हैं। जीआईटी में होगा तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, सीवीएस में होगा तो ब्लड प्रेशर, यूट्रस में होगा तो डिलीवरी ऑफ बेबी, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकलेगा, गाल ब्लैडर से बाइल निकलेगा। ये देखिएगा। फिर स्मूथ मसल्स के बाद दूसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स these muscles are involuntary in nature and controlled by
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और वो भी कौन? एसए नोड। जो कार्डियक मसल्स हैं, दिस कार्डियक मसल्स आर striated in nature and these cardiac muscles are present inside the heart. Cardiac muscles, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कार्डिक मसल्स भी स्ट्रेटेड होते हैं और ये कार्डिक मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं, और हार्ट में कहाँ पर? दे आर प्रेजेंट इन मायोकार्डियम। अब ज़रा देखिएगा कैसे। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। इट इज़ मेड अप बाय फैट। ये कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसे हम लोग कहते हैं मायोकार्डियम, एंड दिस मायोकार्डियम इज मेड अप बाय कार्डिक मसल्स। और ये जो हार्ट के अंदर स्ट्रक्चर है इसका नाम है एंडोकार्डियम, एंड दिस एंडोकार्डियम इज नोन एज इंटरनल लाइनिंग। अगर हम बात करें हार्ट की तो हम लोग पढ़ते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में ख़राब खून आता है नीचे से थ्रू द इंफीरियर वेना कैवा। इसमें साफ खून आता है, ख़राब खून आता है ऊपर से थ्रू द सुपीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आता है फ्रॉम द ट्रंक, सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड आता है फ्रॉम हेड एंड नेक। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है और वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से ये ब्लड पंप होकर जाता है टूवर्ड्स द लंग्स। सुपीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द ट्रंक। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द एओर्टा। तो अगर आपने हार्ट पढ़ना है, आपको याद होना चाहिए कि हार्ट के राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये रहा एट्रियम हमेशा ब्लड को रिसीव करता है। ये देखिएगा राइट और लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है। ये सुपीरियर वेना कैवा से, ये लंग से, वेंट्रिकल हमेशा ब्लड को पंप करता है, राइट वेंट्रिकल ने लंग्स को और लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा को। और यहाँ रखिएगा इसको कंट्रोल करता है एसए नोड। एक्चुअली नोड का मतलब है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स टिश्यू प्लस न्यूरॉन टिश्यू, नर्व टिश्यू। एसए नोड को कहा जाता है कि ये पेस मेकर है, ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक इसलिए कि ये जो यहाँ एसए नोड है इसके अंदर क्या होते हैं? मसल्स। तो याद रखिएगा दिल की धड़कन कंट्रोल करने वाला पेस मेकर है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम है मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हार्ट साइकिल तो ये एसए नोड कहलाता है। यहाँ पर एवी नोड होता है और यहाँ पर होता है बंडल ऑफ हिस। ये रहा। तो इस तरह से इनका सारा हार्ट का जो है वो ब्लड के पंप होते हैं। हार्ट में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कहानी शुरू होती है एसए नोड से, एसए नोड से एवी नोड, और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस। ऐसे कंट्रैक्शन चलती है। ऐसे नोड से शुरू होती है वेव, वो एवी नोड में जाती है। पहले एट्रियम कांटेक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल, फिर बंडल ऑफ हिस से पूरा वेंट्रिकल कांटेक्ट होता है। राइट वाला वेंट्रिकल कांटेक्ट करके ब्लड लंग्स में फेंकेगा, लेफ्ट वाला कांटेक्ट करके ब्लड एओर्टा में भेजेगा। थैंक यू।
हमने पढ़ा था लास्ट टाइम मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। आज का मेरा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स का, स्केलेटल सिस्टम का। आज हम स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि इट कंप्राइजेस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, और उनके साथ उनके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। आपने सुना होगा लिगामेंट, आपने सुना होगा टेंडन, कार्टिलेज। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम्स में 3 स्केलेटन आते हैं। एक कहलाता है जिसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन, एक कहलाता है जिसका नाम है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और दूसरा कहलाता है, हम उसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है एक्सोस्केलेटन। ये एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से एक अहम तरीन टॉपिक है। एक्सो का जब भी नाम आए तो एक्सो से मुराद है एक्सटर्नल, और स्केलेटन कहते हैं बोनी केज को। तो ऐसा स्केलेटन विच आर प्रेजेंट इन, ऐसा स्केलेटन जो प्रेजेंट हो आउटसाइड द बॉडी, ऐसा स्केलेटन जो प्रेजेंट हो आउटसाइड द बॉडी, या हम उसको कहें कि ऐसा स्केलेटन विच डज नॉट कवर्ड बाय मसल्स, उसको कहते हैं हम एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर होता है। एक्सोस्केलेटन की खास बात यह है कि इट इज नॉन लिविंग इन नेचर। एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग नेचर का है, एंड इट इज द secretory प्रोडक्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन कॉल्ड एज द secretory प्रोडक्ट ऑफ बॉडी एक्टोडर्मल सेल्स। तो सर अगर ये एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग है तो ये एक्सोस्केलेटन कुछ एनिमल्स में रेजिस्ट करता है, उनकी ग्रोथ को रेजिस्ट करता है, उनके अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस को रेजिस्ट करता है, उनके अंदर बेटा मूवमेंट, लोकोमोशन को। तो सर फिर इन मूवमेंट या इन लोकोमोशन को कैसे ओवरकम किया जाता है? वो एनिमल जिसमें एक्सोस्केलेटन होता है वो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस से मुराद है इट इज पीरियडिकली शेडिंग ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन। अपने एक्सोस्केलेटन को ये बेटा पीरियडिकली का मतलब होता है हर 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद एक पीरियड होता है इनका, अपने एक्सोस्केलेटन को उतार कर फेंक देते हैं। कैसे फेंकते हैं? एक एंजाइम जिसका नाम है एक डाइनोसिनेस एंजाइम के जरिए। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। जब ये अपना एक्सोस्केलेटन उतार कर फेंकते हैं तो ये चले जाते हैं डॉर्मेंट फेज में, ये चले जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्लीपिंग पीरियड में। ये रहा। अच्छा सर फिर ये अपना एक्सोस्केलेटन फिर ये ग्रोथ करते हैं, फिर इनकी जो बॉडी है वो डेवलपमेंट करती है, और जब इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो ये दोबारा से अपना एक्सोस्केलेटन फिर दोबारा रीगेन प्रोड्यूस करते हैं, रीगेन सिक्रीट करते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये मानते हैं कि एक्सोस्केलेटन बॉडी को प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। ये मानते हैं कि एक्सोस्केलेटन जो है वो स्ट्रक्चर बनाने में, शेप बनाने में हेल्प करता है, मगर इसके साथ साथ एक्सोस्केलेटन जो है वो ग्रोथ को रोकता है। उसका तोड़ ये निकाला है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एक्सोस्केलेटन हर 2 महीने बाद, हर 2 साल बाद, ये डिपेंड करता है इनके पीरियोडिक टाइम पीरियड पे। एक्डाइसिस का फिनोमिना अगर इंसेक्ट्स में हो तो हम उसे कहते हैं मोल्टिंग।
मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि अगर एक डायसिस का प्रोसेस अगर इंसेक्ट्स में हो तो उसको मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग इसलिए कहते हैं कि इंसेक्ट्स अपना एक्सोस्केलेटन 100% नहीं उतार कर फेंकता, वो अपने एक्सोस्केलेटन को कुछ अमाउंट के अंदर रीस्टोर करता है, उसको मॉडिफाई करता है ताकि अंदर से कैविटी बढ़ जाए, ताकि अंदर से हॉलो स्पेस बढ़ जाए, उनको ग्रोथ करने की जगह मिले। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। ये जो एक्सोस्केलेटन है, अगर ये एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा में होता तो वो काइटिन या वो चाइटिन से बना होता है, ये रहा। अगर एक्सोस्केलेटन मोलस्का में है तो वो बना होता है लाइमस्टोन से, जैसा कि आपको मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर एक्सोस्केलेटन बना होता है डायटॉम में, सर डायटॉम क्या है? डायटॉम का मतलब होता है जू प्लैंक्टन, फ्लोटिंग एनिमल्स, तो उसका एक्सोस्केलेटन बना होता है सिलिकॉन से। एक्सोस्केलेटन के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सर ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है? एक एक्सोस्केलेटन, एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब होता है दे हैव नो एनी बोन्स, दे हैव नो एनी जॉइंट्स, ना इनमें बोन्स हैं ना इनमें जॉइंट्स हैं। तो ये है कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मीन्स द टाइप ऑफ skeleton which is made by muscles, जो मस्कुलर टिश्यू से बनता है। जैसा कि आपको मालूम है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की, मसल्स में इलास्टिसिटी की गुंजाइश होती है, मसल्स में रिलैक्सेशन की गुंजाइश होती है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किसी पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिपेंड्स करता है। दे डिपेंड्स अपॉन बॉडी फ्लूइड, दे डिपेंड्स अपॉन इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर, इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक वाटर। एक्चुअली होता ये है कि ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिपेंड करता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिपेंड करता है अल्टरनेट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड अल्टरनेट मस्कुलर रिलैक्सेशन में। अब सर ये किस तरह से अल्टरनेट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है? इसका तरीकाकार है अगर हम पढ़े अर्थवर्म में। ये रहा अर्थवर्म, और अर्थवर्म के अंदर ये होते हैं काइटिनियस, चाइटिनियस सीटी या काइटिनियस सीटा। अर्थवर्म में ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये लेंथ वाइज अरेंज होते हैं। ये रहे अर्थवर्म में जो सर्कुलर मसल्स हैं वो सर्किल की तरह अरेंज होते हैं। ये रहे, यूँ समझ लें ये इनका हेड वाला पोर्शन है और ये इनका टेल का पोर्शन है। होता यह है कि जब जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डायमीटर, जब जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डायमीटर डिक्रीज होगा, और जब जब डायमीटर डिक्रीज होगा अंदर से प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जब जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे अंदर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा, और जब जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनकी लेंथ ज़बरदस्त तरीके से कम होगी और वो लेंथ इनको देती है डायरेक्शन। तो ये ऐसे चलते हैं, अपनी लेंथ कम करके फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करके फिर बढ़ाते हैं। तो इनकी चलने का स्टाइल बिल्कुल ये दिखेगा, ये सबस्ट्रेटम है। ये ऐसे चलते हैं कि पहले अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, फिर अपनी लेंथ को डिक्रीज करते हैं, ये रहे, फिर अपनी लेंथ को इंक्रीज करते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर पे, और इसको असिस्ट किया जाता है बाय काइटिनियस, या मैं इधर लिखता हूँ जिसको कहते हैं काइटिनियस सीटी या चाइटिनियस सीटा। सर और किस किस में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है फाइलम नीमाटोड्स वालों के पास, फाइलम एनिलिडा वालों के पास,
और कुछ जो है वो कहलाते हैं मोलस्कन्स, डेविल फिश में भी होता है। थोड़ा मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के बाद हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। अगर मैं एंडोस्केलेटन की बात करूं तो एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनर, और स्केलेटन से मुराद है बोनी केज। इससे मुराद ये है कि एक ऐसा द टाइप ऑफ स्केलेटन, एक ऐसा स्केलेटन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर हो, या द स्केलेटन विच इज़ कवर्ड बाय मसल्स। ऐसा स्केलेटन जो मसल से कवर्ड हो उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। इट इज़ लिविंग इन नेचर एंड it is living in nature and they grow with body growth, और जो बॉडी के साथ ग्रोथ करता है। इसकी एग्जाम्पल में आती हैं बोन्स। जो एंडोस्केलेटन है उनमें बेहतरीन एग्जाम्पल है अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की। मगर ह्यूमन स्केलेटन से पहले एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर बोन का। बोन्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बोन में होता है कंडाइल्स, बोन में होता है शाफ्ट, और बोन में होता है हेड। इसको हेड कहते हैं, इसको शाफ्ट कहते हैं, इसको कंडाइल्स। इस बोन के अंदर आपको मिलेगी एक कैविटी, और इसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी कैविटी। इस मेडुलरी कैविटी के अंदर, ये रहा, इस मेडुलरी कैविटी के अंदर आपको मिलेगा बोन मैरो, एंड दिस बोन मैरो आर ऑफ टू टाइप्स। एक जिसको कहते हैं येलो बोन मैरो, और एक कहलाता है रेड बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो है वो बना होता है एडिपोस टिश्यू से, और रेड बोन मैरो बना होता है हीमोपोएटिक सेल से। और हीमोपोएटिक सेल फिर आगे तीन में डिवाइड है। एक जिसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, एक जिसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, एक जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि इरिथ्रोसाइट मीन आरबीसीस मीन्स डब्ल्यूबीसीस मीन्स ये कहलाता है प्लेटलेट्स। तो आपको बताने का मकसद ये है कि सिर्फ बोन का काम ये नहीं है कि बोन एक तरह से सपोर्ट दे, बोन एक तरह से शेप बना कर दे। बोन का ये भी काम है कि यहाँ पर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, और वो प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? वो प्रोडक्शन होती है बोन मैरो में। फिर मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो एक काम करते हैं, हम इस ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड करते हैं दो में। एक ह्यूमन स्केलेटन और दूसरा ह्यूमन स्केलेटन। एक कहलाता है जिसका नाम है एक्सियल स्केलेटन, और एक जिसको कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है जो एक एक्सिस में हो। एक्सियल स्केलेटन में नंबर 1 आता है जिसका नाम है रिब्स, जिसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम। एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल, और नंबर 4 स्टर्नम। अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है अपर लिम्ब, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है जिसको कहते हैं हम लोअर लिम्ब। अब सबसे पहले नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं स्कल। अगर हम स्कल की बात करते हैं तो स्कल को ऐसे डिवाइड किया हुआ है। स्कल को हम 2 में डिवाइड करते हैं। ये रहा, ये जो ऊपर वाला रीजन है ये कहलाता है क्रेनियल बोन्स का। ये जो नीचे वाला रीजन है इसको कहते हैं हम फेशियल बोन्स। वो बोन जो इस तरह से पाई जाती हैं, ये दिस बोन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल बोन, और यहाँ पर आता है आई बॉल। फिर यहाँ पर बोन होती है जिसको कहते हैं हम नेजल बोन, और इस नेजल बोन के अंदर आपको बाहर की तरफ मिलेंगे नॉस्ट्रिल्स।
एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये कहलाता है अपर जा, जिसका नाम है मैक्सिला। ये कहलाता है लोअर जा, जिसको कहते हैं मैंडिबल। और यहाँ पर बोन होती है इस चीक्स में, तो जो चीक्स की बोन होती हैं हम उन्हें कहते हैं जाइगोमेटिक बोन। तो कौन कौन सी बोन होती है जो आई बॉल में हो? ऑर्बिटल, नेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, और ये वाली बोन कहलाती है चीक्स बोन। अगर हम क्रेनियल बोन की बात करते हैं तो क्रेनियल बोन का मतलब होता है इट इज़ नोन एज ब्रेन बॉक्स। थोड़ा सा क्रेनियल बोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम क्रेनियल बोन को ऊपर से देखें, ये आप यूँ समझ लें हम देख रहे हैं सुपीरियर व्यू, ये आगे नोज, पीछे ये। तो ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर व्यू एक कहलाती है फ्रंटल बोन, एक ऑसिपिटल बोन, एक टेम्पोरल और एक प्राइटर। ज़रा देखिएगा, ये है एफ। एफ का मतलब होता है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन मीन्स वो बोन जो पाई जाती है फोरहेड में, ये रही फ्रंटल बोन। ये जो पीछे वाली बोन होती है इसको कहते हैं ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन की निशानी है कि उसमें ऑसिपिट होता है जो पोस्टीरियर की तरफ होता है, ये कहलाती है, जिसका नाम है टेम्पोरल बोन। जो कनपट्टी जिसको कहते हैं टेम्पोरिस, उसमें पाई जाती है, दिस इज नोन एज टेम्पोरल बोन। और बीच में जो बोन होती है पी, इसका नाम है पैराइटल बोन। बच्चों में ये बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये अनफ्यूज होती हैं। तो जब आप किसी बच्चे के ऊपर इधर हाथ रखेंगे तो आपको बाकायदा तौर पर ऐसा लगेगा कि थोड़ी ये सॉफ्ट जगह है, क्योंकि छोटे बच्चों में ये पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन को बनने में टाइम लगता है। जो मेन चीज़ है स्कल के बाद वो आता है जिसे हम लोग नंबर 2 कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज बैकबोन। इसको समझने का आसान तरीका है, वर्टिब्रल कॉलम को अगर आप पढ़ें एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स तो आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में अंदाज़ा होगा। सबसे ऊपर होता है ये स्ट्रक्चर, ये रहा, इसको हम लोग कहते हैं नर्व कॉर्ड। दूसरे नंबर पर ये स्ट्रक्चर होता है, ये रहा, इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। फिर ये स्ट्रक्चर आता है, ये रहा, इसको कहते हैं हम प्रिमिटिव गट, और ये कहलाता है फरेंजियल गिल्स या फरेंजियल पाउच। आगे वाला हिस्सा नर्व कॉर्ड का बनता है ब्रेन और पीछे वाला बनता है स्पाइनल कॉर्ड। नोटोकॉर्ड आगे जाकर बना लेगा वर्टिब्रल कॉलम और ये प्रिमिटिव गट डिवाइड हो जाएगा फोर गट में, मिड गट में और हाइंड गट में। तो वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाने से पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वर्टिब्रल कॉलम डेवलप फ्रॉम नोटोकॉर्ड रीजन। वर्टिब्रल कॉलम बना किससे होता है? वर्टिब्रल कॉलम बना होता है वर्टिब्री से। इस तरह से वर्टिब्री का स्ट्रक्चर होता है, ये रहा, ये 33 वर्टिब्रा मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं और बीच में वर्टिब्रल डिस्क होती है। वो वर्टिब्रा जो नेक में पाए जाते हैं हम उनको कहते हैं सर्वाइकल। वो वर्टिब्रा जो चेस्ट में पाए जाते हैं, चेस्ट के पीछे, वो कहलाते हैं थोरेसिक। ये देखिएगा, जो नेक के पीछे हैं उसको सर्वाइकल कहते हैं, जो चेस्ट के पीछे हैं, जो नेक के पीछे हैं उसको सर्वाइकल कहते हैं, जो चेस्ट के पीछे हैं उसको थोरेसिक कहते हैं। वो वर्टिब्रा जो एब्डोमेन के पीछे हैं हम उन्हें कहते हैं लुम्बर वर्टिब्रा। वो वर्टिब्रा जो पेल्विस के पीछे हैं हम उन्हें कहते हैं सैक्रल वर्टिब्रा। और वो वर्टिब्रा जो टेल वाले रीजन में उनको हम लोग कहते हैं कॉकिक्स वर्टिब्रा। तो ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं जो अहम तरीन है। सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं 8, ये थोरेसिक 12,
5 लुम्बर, 5 सैक्रल और सर्वाइकल 7 है और कॉक्सिक्स मिलाकर होते हैं 5। तो 12 और 10 22 और 5 12 और 10 22, 22 और 5 27 और 27 में 7 मिलाएं 33 वर्टिब्राएं। फिर अहम तरीन बात इनकी एक वर्टिब्री की है। अगर हम एक वर्टिब्री देखें तो इस वर्टिब्री का स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है। ये रहा वर्टिब्री, ये रहा बीच में स्पाइनल कैनाल, ये कहलाता है स्पाइनस प्रोसेस, ये कहलाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये वाली कहलाती है दिस इज कॉल्ड एज कार्टिलेजिनियस रिंग। और इनके अंदर होता है जिसको कहते हैं हम स्पाइनल कैनाल। ये स्पाइनल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो इस वर्टिब्रा के अंदर आपको मिलेगी स्पाइनल कैनाल और ये रहा ब्रेन। इस तरह से वर्टिब्रा के बाद जो मेन स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम विथ रिब्स। एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये जो रिब्स है इसको हम लोग कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, और रिब्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है बेटा। ये रहा रिब्स का कहलाता है एक एंटीरियर एंड, एक रिब का कहलाता है पोस्टीरियर एंड, और ये रिब कहलाती है, हम इसे कहते हैं कर्व बोन। ये रिब्स का कहलाता है एंगल। याद रखना हर रिब्स पोस्टीरियर एंड से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। अब देखिएगा ये रहा स्टर्नम, ये रहा एक 1 रिब, सेकेंड पेयर रिब का, थर्ड पेयर रिब का, 4 पेयर रिब का, ये 5 पेयर रिब्स का, ये 6 पेयर रिब्स का, ये 7 पेयर रिब का और ये 8 पेयर रिब्स का। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। याद रखिएगा रिब्स जो हैं वो 12 पेयर्स की होती हैं, जिनमें से फर्स्ट 8 जो रिब्स हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स उसको कहते हैं जो पोस्टीरियर एंड से वर्टिब्रल कॉलम से मिले और जो एंटीरियर एंड से स्टर्नम तक पहुँचे उसको कहते हैं। फिर जो 9th 10th रिब्स हैं वो इनके साथ आकर फ्यूज़ हो जाती हैं, ये रही 9th, ये रही 10th। तो 9th और 10th रिब्स कहलाती हैं फॉल्स रिब्स, क्योंकि दिस 9th and 10th रिब्स डज नॉट अप्रोच टू द रीच टू द अप टू द लेवल ऑफ स्टर्नम। और जो आखिरी जो 11th और 12th रिब्स हैं हम उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कि ये रिब्स तो अटैच भी नहीं होती, ये रिब्स यहाँ तक आती हैं, यहाँ तक, और ये आकर यहाँ पर बनाती हैं कोस्टल मार्जिन, जो हमें बाकायदा एब्डोमेन में नज़र आता है। रिब्स के दरमियान स्पेस है, ये देखिएगा रिब्स के दरमियान स्पेस है। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। इस इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर आपको मिलेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, एक जिसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और एक कहलाता है जिसका नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंस्पायरेशन होती है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन होता है।
तो ये है सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन का स्ट्रक्चर। ये रहा स्कल, क्रेनियल बोन वगैरह। स्कल दो में डिवाइड है, ऊपर वाले रीजन को हम कहते हैं फोरहेड और ये वाला रीजन कहलाता है क्रेनियल ब्रेन बॉक्स। ये फेशियल बोन, ऑर्बिटल, नेजल बोन, ऊपर वाले को फ्रंटल, पीछे को ऑसिपिटल, साइडों को टेम्पोरल और इसका नाम पैराइटल बोन है। वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअली इट इज अराइजेस फ्रॉम नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड से ओरिजिन हुआ है। ये रहा एक वर्टिब्री, ये रहे 33 वर्टिब्रा और आखिर के वर्टिब्रा मिल जाते हैं 33। आगे चलते हैं, फिर ये कहलाता है रिब्स। इनके ऊपर होते हैं यहाँ पर क्लेविकल और इनके रिब्स एक्चुअली होती इसलिए हैं कि ये प्रोटेक्ट करें लंग्स को। रिब्स हमारा बनाती हैं थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक कैविटी का वो बनाते हैं लैटरल बॉर्डर। दैट्स ऑल अबाउट एक्सियल स्केलेटन।